लोगों से पूछता हूं कि रिवर्स बाइजिंग का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, तो तुम लोग ये बताते ही नहीं हो कि वो जो इनफाइनाइट करंट टाइप का कुछ बनता है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, वो क्यों बनता है। तो मैंने लिखवाया था ना कि इट प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड विच आयनाइज द एटम्स इन द डिप्लीशन रीजन। बहुत कम बच्चों ने मेंशन करा है, बाकी कोई मेंशन नहीं करना चाह रहा। फिर वही गलती, ना तो बता रहे हो करंट मिली एम्पियर में है ना माइक्रो एम्पियर में है, सीधा बना रहे हो, कोई एक्सेस पे नहीं लिख रहे हो कि कौन सा किस में है, नंबर कटा है। तो ये तुम्हें कल जब टेस्ट मिलेंगे ना तुम्हें पता लग जाएगा, और तुरंत पेपर दोगे तुरंत जल्दी ही टेस्ट मिलेगा, ताकि तुम लोगों को पता लग जाए तुम क्या गलतियां करने लग रहे हो। 1 से 2 दिन के अंदर बोला था तुम्हें मिल जाएगा, कल मिल जाएगा तुम लोगों को। किसका खत्म तो होने दो चैप्टर, नहीं आज नहीं खत्म हो पाएगा ये अभी केमिकल काइनेटिक्स एक क्लास और लेगा, आज की भी और एक नेक्स्ट भी, तब जाके पूरी तरीके से विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट क्लास और ऑन द संडे आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का भी टेस्ट है, एक चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में भी रिवाइज हो जाएगा। अब सुन लीजिए भाई, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को, भाई चुप हो जाओ बिल्कुल आदर्श, अब अगले 1 घंटे बिल्कुल चुप रहेंगे और हम 1 घंटे में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकेंगे, देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। जो बच जाएंगे वो कल के लिए बचेंगे, कल कुछ और एडिशनल एक्स्ट्रा चीज़ें भी बतानी है आप लोगों को। तो तुम मुझे बस ये बताओ, केमिकल काइनेटिक्स से चैप्टर को मैंने 3 फेज में डिवाइड करा था। पहली फेज आप लोगों की थी जहां पर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करता हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशंस की बात करता हूँ, ऑर्डर की बात करता हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी की बात करता हूँ, और सारा कुछ आपको क्लियर हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो सेकंड फेज शुरू होता है वो होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। वहां पर आप 0 ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ते हो, हाफ लाइफ पढ़ते हो, जहां पर आप ये समझने की कोशिश करते हो कि किसी रिएक्शन में, मुझे तुम बताओ 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के घटने का तरीका क्या एक जैसा होता है? 0 ऑर्डर घटती है कांस्टेंट रेट से और फर्स्ट ऑर्डर घटती है शुरू में स्टीपली, बाद में धीरे धीरे घटती है। तो दोनों का एक टी समय के बाद जो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन बचेगा वो अलग अलग बचेगा। तो दोनों का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मुला भी अलग अलग है कि कुछ पर्टिकुलर समय बाद कितना रिएक्टेंट बचा उसका फॉर्मुला अलग अलग है ना। मैंने यही चीज है। थर्ड चीज मैंने क्या करा है आपको, अरीनियस इक्वेशन। अरीनियस इक्वेशन आप लोगों को क्या बताती है, अभी ना यहीं आ जाओ, टेम्परेचर और रेट का रिलेशन। किसका बोलो? टेम्परेचर और रेट का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट क्या होती है? बढ़ती है। और फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट विल बी डबल्ड। ये आपको सिखाया गया था, इक्वेशंस के जरिए इसके ऊपर काम करा गया था। एक इक्वेशन बनाई थी, एक टेम्परेचर एक रेट कांस्टेंट की, दूसरी बनाई थी 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट की। मेन तो यही था। कुल मिला के चैप्टर चीजें सारी करवाई गई हैं आप लोगों को, फिर रिवाइज करवा दिया गया है, और अगर आपने रिवीजन अटेंड करा है तो चैप्टर एक तरीके से हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें करने हैं। क्लियर है? लास्ट क्लास आप लोगों को कुछ उल्टी डायरेक्शन में हम चले थे, और मैंने 30th क्वेश्चन और 29 है ना और 28 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। आप आए थे लास्ट क्लास तो आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब पढ़ लेना बच्चों, अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो ना भाई तो फिर कभी समय नहीं आएगा तुम्हारे को पढ़ने का। भाई ये समझ लो, जैसे मैं एंडिंग तक ना सारा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा, तो तुम समझ लो कि तुम अगर साथ साथ चले तो तुम्हारा एंड तक सब कुछ हो ही जाना है। साथ साथ नहीं चले तो फिर तुम अपना प्लान करो जैसे तुम्हें करना है, लेकिन मैं तो करवाऊंगा ना कि फरवरी तक सब कुछ हो जाएगा, A to Z सारी चीज हो जाएंगी। तो तुम लोग साथ के साथ करते चलो, चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। क्लियर हो रहे? क्या हो गया? कल ले लेना। ये क्या हो जाता है कभी कभी,
मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ मुझे। कोई मेरे को भेजना है व्हाट्सएप पे पीडीएफ है इसकी। भेजिए आप लोगों ने। चलिए क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर। देखिए ऐसा है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करा था भाई चीज़ों को, तो ढंग से सुनिएगा, दिख जाएगा इतने में। सो 30th हो चुका है, 29th हो चुका है, 28th हो चुका है, 27 से करना है। तो चलिए सुनिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट। देखो मैं बता रहा हूँ, चैप्टर के सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन लास्ट में होते हैं, तो ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ढंग से समझने की कोशिश करो। ये टाइम लगाएंगे, शुरुआत वाले तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बोलता था रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आप लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है, लॉग के बराबर में, बातें नहीं, 14.34 माइनस का 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये कुछ k बाई में t दिया है। ढंग से सुन लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को इस चीज को लेके, ढंग से सुनो इस चीज को भाई। एक तो ये कि कोई ऐसा इक्वेशन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है जो इस तरह का तुमने पढ़ा हो, जिसमें log k हो और ऐसे t हो? बिल्कुल आ रहा है सर। हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है log k बराबर में log a, पढ़ा है, चलो इधर ही कर देता हूं, log k बराबर में log a माइनस का EA अपॉन में 2.303 RT, यही पढ़ा है। अब उसने ऐसा ही इक्वेशन दिया है, और मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं, अनुराग इधर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो k और t है ना, ये k कोई रेट कांस्टेंट नहीं है भाई, ये k माने केल्विन है। k माने बोलो क्या है?
और जब तुम टी को भी केल्विन में पुट करो, जो 300 केल्विन पुट कर दिया तो के से के कट जाएगा, मतलब पूरी क्वांटिटी यूनिटलेस होती है। ये वाली क्वांटिटी पूरी यूनिटलेस है। कैसे, मैंने बताया भी था कि जो ई होता है वो क्या होता है, जूल पर मोल में। अरे ई किस में होता है, जूल पर मोल में। आर किस में होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। और ये वाला केल्विन में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो जूल से जूल कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया। अभी आप देखना चाहे तो दिख रहा है कि कट जाएगा वैसे, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसने करा क्या हुआ है, इस पर केल्विन को ऊपर ले गया तो केल्विन है, और नीचे भी बोलो क्या है, तो वो कुछ नहीं है, उसने बस पुट नहीं करा है। मैं आपको बता रहा हूं ये के कोई रेट कांस्टेंट नहीं है, आप इसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में जो के दिया हुआ है या जो ऊपर के बाई टी दिया हुआ है, के माने केल्विन है। के माने बोलो क्या है, क्योंकि बच्चा यहां कर रहा है गलती। मैं क्वेश्चंस देता हूं तो आप लोग टेस्ट में भी गलती करते हैं इस चीज की। तो के यहां पर कोई रेट कांस्टेंट नहीं, के बोलो क्या है, केल्विन। और केल्विन तो यूनिट है यार, यूनिट का थोड़ा ना कोई वो है। और नीचे टी है वो भी केल्विन में होगा, तो केल्विन केल्विन से कटना है बाद में, तो समझिएगा पूरा वो यूनिट है। और नीचे टी पैरामीटर, मतलब टी कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस रिएक्शन का ई कैलकुलेट करो, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, उसके बाद किस टेम्परेचर पर इसका हाफ पीरियड इतना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से सुनिएगा भाई। पहले तो ई कैलकुलेट करना है। अगर तुम इसको कंपेयर करोगे उस इक्वेशन से तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या पता लगेगा। हाँ भाई इधर क्या कर रहे हो, ये मैच करोगे तो क्या पता लगेगा कि ई ए अपॉन में, देखो ये चीज किसके बराबर है, इस पूरी वैल्यू के। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन कंपैरिजन ई ए बाय में 2.303 RT किसके बराबर है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4। बार बार कह रहा हूं के केल्विन है, यूनिट है, लिखोगे नहीं तो भी कोई टेंशन नहीं है, के माने केल्विन है ना, यूनिट ना भी लिखो तो मैग्नीट्यूड में तो यही चीज आएगी ना। डिवाइड में बोलो क्या आएगा, टी आएगा। भाई आप लोग एक बात तो ना, अगर कंपैरिजन करोगे तो यही चीज तो हमारी उसके बराबर है, ई अपॉन में 2.303 RT ही तो इसके बराबर है। ये तो केल्विन है, यूनिट है। क्लियर हुआ। अब मेरी बात समझो, ये बराबर है टी से टी, ये बोलो कितना आ गया, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 2.303 इंटू आर विच इज 8.314 एंड यू कैन कैलकुलेट ई फ्रॉम हेयर। कुछ समझ नहीं आया सर, हो जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसको हम क्लास में करें कोई मोल नहीं है इस चीज का। आप लोग सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि प्रोसेस तक मैं समझाता हूं आप लोगों को, उसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह करना ये आप लोग कर सकते हैं घर पे। क्लियर होता है, समझ आया कैसे करा, इसको कंपेयर करके करा सर ये को। लेकिन इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कह रहे किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ इतनी होगी। अब टेम्परेचर और हाफ लाइफ का तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन अगर ध्यान से सोचें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वैसे वो क्या होता है, 0.693 अपॉन में बोलो क्या के। तो वो कह रहे किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ इतनी होगी। एक्चुअली में तुम लोगों को बस कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। हाफ लाइफ के जरिए रेट कांस्टेंट निकाल लो, क्या निकाल लो बोलो। और वो तुमसे ये जानना चाह रहा है किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना होगा। रेट कांस्टेंट तो तुम जानते हो कि एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट वाला इक्वेशन तुम लोगों को करवाया जाता है, तो कौन सा होता है, यही तो होता है एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट का। अरे नहीं समझे मेरी बात को, एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होता है जरा बताओगे। लॉग के बराबर में क्या बोलो, लॉग ए माइनस का बोलो क्या। तो उसने बोला कि तुम्हें किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ इतनी होगी। मैंने कहा हाफ लाइफ का क्या, हाफ लाइफ के जरिए रेट कांस्टेंट निकालो, कोरस्पॉन्डिंगली इतनी हाफ लाइफ पे रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो एक्चुअली मैं जानना चाहता है कि किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना होगा, जितना भी निकलेगा। नहीं समझे मेरी बात को, हाफ लाइफ में पुट कर दूंगा और क्या निकाल लूंगा बोलो, रेट कांस्टेंट। तो वो जानना चाह रहा है कि किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होगी। तो तुमसे टेम्परेचर जानना चाह रहा है, रेट कांस्टेंट वो दे चुका है। रेट कांस्टेंट वो करे कहां दिया सर, अरे बच्चों हाफ लाइफ तो दी ना, हाफ लाइफ तो मैं कैसे निकालूंगा रेट कांस्टेंट जरा बताना। 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितनी बोलो 256। इसको मिनट में है तो मिनट में ही चलने देना, ध्यान रखना जिस यूनिट में मिले उसी में जाने देना, बस पर मिनट में लिख जाएंगे के को। तो बोलो क्या आएगा 0.693 अपॉन में क्या बोलो 256। जो भी वैल्यू आएगी के की निकल जाएगी, बस ये पर मिनट में आ जाएगी। मेरी बात को समझो। अरे नहीं आ रहा समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि लेकिन इसको मैं यहाँ पर पुट करना है तो इसको कर लो, चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सेकंड्स में करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। कितनी जो भी आएगी आ जाएगी पर सेकंड में, ऐसे यूनिट में आ जाएगी। क्लास बोर्ड पे आ जाएगा के, अरे की तो आ जाएगा। अब के को यहां पुट कर देंगे, आपको सिर्फ बाकी फैक्टर्स आर तुम्हें पता ही है। और मैं कह रहा हूं आर का क्या टेंशन है, तुम्हें इक्वेशन ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। तुम कहोगे लॉग ए सर ए नहीं है, अरे उसने पूरा लॉग ए का वैल्यू दिया हुआ है। आप तो बस क्या, मैंने तो लिख दी इक्वेशन, लेकिन उसने तो इस इक्वेशन के बहुत सारे पैरामीटर सॉल्व करके दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए, उसने तो लिखा हुआ है कि लॉग के बराबर में कितना है बोलो, पूरे लॉग ए की जगह उसने 14.34 दिया हुआ है। पूरी ई ए अपॉन में 2.303 आर का कैलकुलेशन दिया हुआ कितना बोलो
1.25 इंटू 10 की पावर 4 और नीचे बस टी छोड़ा उसने। क्या छोड़ा बोलो? टी। तो उसका क्वेश्चन था कितने टेम्परेचर पर हाफ लाइफ इतनी होगी। मैंने कहा हाफ लाइफ के जरिए मैंने बोलो क्या निकाल लिया? रेट कांस्टेंट। और मैंने वो रेट कांस्टेंट यहां पुट करा और बस यहां से क्या निकाल लिया? टेम्परेचर। क्या निकाल लिया बोलो? तो हाफ लाइफ के जरिए रेट कांस्टेंट निकाला और रेट कांस्टेंट यहां पुट करके बोलो क्या निकाल लिया? टेम्परेचर। कुछ बच्चे के सर इक्वेशन क्यों सॉल्व करी? अरे उसने इक्वेशन खुद से दी हुई थी, सब कुछ log a EA अपॉन में 2.303 R सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है। आपका काम ऑलरेडी आसान है। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ में? पहला वाला स्टेप बहुत इजी था, इसको कंपेयर करके पहले EA निकाल लिया, वाला काम हो चुका है, उसको साइड कर दो। फिर उसका क्वेश्चन था कितने टेम्परेचर पर, रेट कांस्टेंट की बात नहीं बोले, कितने टेम्परेचर पर हाफ लाइफ इतनी होगी। तो थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो हम बोलेंगे हाफ लाइफ के जरिए क्या निकाल लूंगा? रेट कांस्टेंट। तो वो जानना चाह रहा है कितने टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना होगा, तो रेट कांस्टेंट को पुट करके बोलो क्या निकाल लूंगा? टेम्परेचर निकाल लूंगा। समझ आया कि नहीं आया? दीज क्वेश्चंस आर हाईली कैलकुलेटिव, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जिनमें कैलकुलेशंस आसान होती हैं, चीजें इजीली सॉल्व हो जाती हैं, ज्यादा मुश्किल फंसता नहीं है क्वेश्चन। क्या ए की वैल्यू जो भी है, क्या दिक्कत है? उसको 2 इंटू में 10 की पावर माइनस में कर लेंगे ना। लॉग तो तुम्हें मिलना है यार, लॉग की तुम क्या टेंशन ले रहे हो? अगर मान लो 0.002 भी आया, कुछ भी आया, 0.0002 भी आया, तो इसको लिख लो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और कर लो सॉल्व। लॉग तो इतना तो करना आता होगा, नहीं आता? नहीं आता, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? लॉग 2 तुम्हें मिलेगा एग्जाम के अंदर। किसी को लगता है कि मुझे ये अगर मान लो log 2 इस तरीके से आया तो कैसे करूंगा? तो log 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 है, जिसको तुम log m इंटू n से क्या लिखोगे बोलो? log m प्लस log n। फिर तुम्हें पता है log 2 की वैल्यू 0.3010 मिलेगी, log m की पावर n से माइनस 4 आगे आ जाएगा, log 10 1 होता है। इतना सिखाया गया बच्चों आप लोगों को। इसको माइनस में आ जाएगा, माइनस का 0.370 जो भी आएगा, तो वो यहाँ पर रख के बाकी टी निकाल लेंगे। मैंने क्या बोला? पेपर के अंदर कभी भी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा ऐसी नहीं आएंगी कि सॉल्व भी ना हो पा रही हो, क्योंकि उनको वहां पर आपको पता है कैलकुलेटर नहीं है बच्चों के पास, लिमिटेड टाइम है। हमें कॉन्सेप्ट जानना है, बच्चे की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं जाननी है, उसको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता बस वो जानना है। तो वो आपको वैल्यूज ही ऐसी देगा, जैसे कि 0.693 है तो नीचे कुछ ऐसा दे देगा जो इजिली इससे क्या हो रहा होगा? कट रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, आंसर दे रहा होगा। तो मुश्किल कभी नहीं आता कैलकुलेशन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है यार, वो तो एनसीईआरटी का टाइम होता है ना करने का घर पे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बताओ। द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा क्वेश्चन है, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको 26वें क्वेश्चन में हम आपको एक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला दे रहे हैं 4.5। ये रेट कांस्टेंट है, आपको पता है क्योंकि इक्वेशन ऐसे बनता है 10 की पावर 11, यहां पर आएगा e की पावर माइनस का 28,000 के बाय में टी। फिर वही बात बच्चों, के केल्विन है और टी माने टेम्परेचर है। जब तुम इसको भी केल्विन में रखोगे तो कट जाएगा। अब कह रहा है कि मुझे ई बताओ। तुम लोग कंपेयर करो इसको इससे, कंपेयर करो इससे, के बराबर में ए ई की पावर ई ए बाय में, पढ़ा है सबने ये? अब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो मेरा ई ए बाय में आर टी है वो किसके बराबर है? 28,000। बार बार बोल रहा हूं, के को लेने की जरूरत नहीं है, वो के केल्विन है। सही बात होगी? अब बताना जरा क्या होगा? ई ए कितना आ गया? आर, आर की वैल्यू तुम लोग जानते हो 8 तो 28 इंटू में 8314 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा जूल्स पर मोल में। ये तो इजी है, हो गया कैलकुलेट जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशंस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आजकल तो तुम लोग ये जानते भी हो कि सुक्रोज को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या बनता है? ग्लूकोज और, पता है ना? अब तो हम सब पढ़ चुके हैं ना भैया, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लो, बोल देगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन का कोई खास मोल नहीं है यहाँ पर, बस ये समझ लीजिए बोलना चाह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद बोलता है कि कहां गया क्वेश्चन? ये वाला करें ना, विद हाफ लाइफ 3 आवर्स, विद हाफ लाइफ 3 आवर्स। उसके बाद कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि अगर इस सुक्रोज की हाफ लाइफ 3 घंटे है, मतलब कि आधा हो जाता है 3 घंटे में, तो बताइए 8 घंटे बाद इसका कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल बचा होगा? कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल बचा होगा? फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, फ्रैक्शन होता है जैसे कि 1/4 बच गया। हाँ भाई प्रियांशु लिख मत, फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/4 बच गया, 1/3 बच गया, ये तो है ना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरा हाफ लाइफ 3 आवर्स है, तो फ्रैक्शन ऑफ सैंपल मैं अगर बोलूंगा फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेन लेफ्ट,
इसका तुम्हें कैलकुलेशन का मतलब होता है कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितना आर बचा है आउट ऑफ आर नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट का मतलब क्या होता है। तो बोलते हैं कि कितना आर बचा है विद रिस्पेक्ट टू आर नॉट। जैसे कि आर नॉट अगर 10 था और मेरा 3 बचा हुआ है अभी भी रिएक्टेंट बोलो कितना है 3, तो मैं बोलूंगा 3/10 रिमेनिंग है अभी भी फ्रैक्शन। नहीं आई ना मेरी बात समझ में? 3/10 रिमेनिंग है। अगर मैं बोलूं कि मेरा 10 था और 4 बचा हुआ है, इसका मतलब 2/5 रिमेनिंग है, 2/5 रिमेनिंग है। मैं कहूंगा अगर 10 था और अब 2 बचा है, अब 2 बचा है, तो मैं बोलूंगा 1/5 रिमेनिंग है। कितना बोलो? 1/5 रिमेनिंग है। अरे नहीं है बात समझे? फ्रैक्शन की टर्म से पूछ रहा है कितना फ्रैक्शन अभी भी रिमेनिंग है। तो फ्रैक्शन जब कैलकुलेट करने को बोले तो हमेशा समझ जाइए ना तो मुझे आर कैलकुलेट करना है आर नॉट, मुझे आर बाय आर नॉट करना है। क्या करना है बोलो? एंड मेक श्योर आर बाय आर नॉट बाय आर नहीं, आर बाय कितना इनिशियल था उसके रिस्पेक्ट में कितना बचा हुआ है, तो मुझे आर बाय आर नॉट का कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा सवाल है, हाफ लाइफ हम आपको दे रहे हैं, आपको बताना है कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट है आफ्टर 8 आवर्स। 8 आवर्स के बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सवाल समझ में आ रहा है? तो 8 घंटे बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा। यार ये क्वेश्चंस किस वाली इक्वेशन से होते हैं? जब ये बोलता है कि इतने घंटे बाद कितना रिएक्टेंट बचा है, इतना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बोलो? तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करती है बोलो? टी बराबर में 2.303 बाय में के लॉग आर नॉट बाय में आर। कुछ कहेंगे सर ये तो आर नॉट बाय आर है, आप तो आर बाय आर। अरे कर देंगे, उल्टा पलट देंगे इसको बाद में। पहले आर नॉट बाय आर कर लेते हैं, उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो पहले ये तो करें, और ये करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? उसने साफ बोला है, साफ शब्द में बोला 8 घंटे पे, तो ये 8 घंटे रखेंगे इसको। ढंग से सुनिएगा, 8 घंटे बाद कार्तिक 8 घंटे बाद कितना आर नॉट बाय आर होगा, ये मैं कैलकुलेट कर लूं तो काम चल जाएगा। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ 8 घंटे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता के क्या है, के नहीं पता, तो के हाफ लाइफ से आ जाएगा। बहुत बढ़िया। के हाफ लाइफ से कैसे आएगा? सभी बच्चे जानते हैं कि जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है बोलो? 0.693 अपॉन में के। इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं बताऊंगा थोड़ी देर पहले, मैं तुमसे कुछ कह रहा था, तुम्हें अब उसका मतलब समझ में आ जाएगा। के की वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज 3 आवर। बच्चों कोई भी सेकंड में चेंज मत करना इसको। 3 आवर इंटू 60 चलो ये तो कर लोगे तुम। ये 3 ईयर्स भी दे देता है। फिर ईयर का क्या करोगे? 3 ईयर 3 इंटू में 365 दिन इंटू में 24 घंटे इंटू में 60 मिनट इंटू में 60 घंटे, वही करते रहना पूरे पेपर में। तो किसी को भी यूनिट चेंज इस फॉर्मूले में जब भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में लगा रहे हो मत करना, उसमें लगा रहे हो कर लेने यार, उसमें ना ऐसे यूनिट्स में काम करना पड़ेगा। अब सुनो इधर देखो, क्यों नहीं करना मैं आपको कारण भी बताता हूं। तुम इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? बहुत क्लियरली दिख रहा है 3 से 0.231। देखो ऐसे क्वेश्चंस देता है सीबीएसई, ऐसे जो देखते के साथ ही ना आप लोग डिवाइड कर सके। और ये क्या आएगा बोलो? पर आवर। क्या आएगा बोलो? अब आप कहेंगे सर अपने आवर में ले लिया। अरे यार तुम के को पर आवर में लोगे, समझो मेरी बात को, के को किसमें लोगे? पर आवर में। पर आवर में ये तुमने किसमें लिया हुआ? आवर में। तो पर आवर ऊपर जाए कट जाएगा। तुम सेकंड में करते दोनों को तो भी सेकंड कटने थे, तो यूनिट्स यहां पर कटनी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो तुम कहते कि सर मुझे के जरिए मान लो टी निकालना होता, तो यार तुमने अगर के पर आवर में लिया तो ये ऊपर जाके आंसर किसमें कर देता? आवर में। तो आंसर भी किसमें आता बोलो? आवर में। तो आपको कभी भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के यूज करते वक्त यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया हुआ है वैसा चलाइए। तो मुझे सब बच्चे बताओ हाफ लाइफ के जरिए बोलो क्या आ गया? रेट कांस्टेंट। अनामिका नहीं आई बात समझ में? हाफ लाइफ के जरिए क्या आ गया? नाज़िया नहीं आ रही बात समझ में? अब रेट कांस्टेंट आते के साथ ही क्या करना है? ओए तुम्हारे को क्या क्या पता है जल्दी बोलो। हमारे को सर ये पता है, हमारे को रेट कांस्टेंट पता है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू रेशियो, है ना? 4 चीजें होती हैं, 2 पता है और 2 का रेशियो ही कैलकुलेट करना है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगा बोलो? इसके वैल्यू कितना है बोलो? 8। इसका वैल्यू 2.303 बाय में बोलो कितना? 0.231। दिस इज लॉग आर नॉट बाय में क्या? आर। बोर्ड पे कितना हो जाएगा? 8। ये कितना आ रहा है बताओ? ये वाला 0.80 और ये आ गया लॉग। अब देखिए आपको पता है कि अगर लॉग समथिंग की वैल्यू इतनी है तो जो आर नॉट बाय आर है वो कैसे निकलेगा? आर नॉट बाय आर निकलेगा एंटी लॉग ऑफ ये। अब बात पता है क्या है बच्चों? ये आपका काम ही नहीं है, ये तो एग्जामिनर की हेडेक है कि वो एंटीलॉग आपको प्रोवाइड करेगा। और जब कैलकुलेशन में इतना बन रहा होगा ना तो वो इसी का एंटीलॉग देके भी बैठा होगा। तो तुम कैलकुलेशन के बाद जब यहां पहुंचोगे तो आप क्वेश्चन में देखोगे, पाओगे कि इसका एंटीलॉग दिया हुआ। क्या दिया हुआ इसका? अब इसका कुछ ना कुछ एंटीलॉग होगा, मतलब कि आपको नहीं सोचना क्या होगा, वो एग्जामिनर देगा भाई। नहीं समझ पा रहे ना मैं क्या कर रहा हूं? नहीं समझ पा रहे? तो तुमने एंटीलॉग निकालना है इसका,
कैसे? वो तुम्हें देगा भाई, वो दिख के देगा क्वेश्चन में, कह रहे सर ये नहीं दिया हुआ यहाँ तो, अरे यार ये एनसीईआरटी में नहीं देता, वो सोचता है कि बच्चों के पास लॉग एंटी लॉग टेबल से वहां से देख लेंगे वो। पहले हम लोगों को, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों को पेपर के अंदर टेबल्स देते थे, वैल्यूज नहीं बताते थे, कहते थे खुद देख लो इसमें से, तो हम लोग देखा करते थे, हम लोग सीखते भी थे इसलिए। अब आप लोगों को सिखाना ही बंद कर दिया गया है टेबल देखना कैसे, कारण क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट वैल्यूज मिलने लग गई है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काम आसान कर दिया है। एंटी लॉग ऑफ इसका वैल्यू मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, कुछ भी वैल्यू मिल गया, हम लोगों को पेपर में वैल्यू नहीं मिलती, हम लोगों को वो देते थे, एक टेबल पर्चा देते थे, उसमें वो टेबल बना होता था, तो हम ढूंढते थे उसमें से कि 0.8024 की वैल्यू क्या होगी, तो मिल जाती थी। वो तरीके में फिर बच्चे थोड़ा सा धांधली करते थे, कुछ ना कुछ लिख के भेज देते आंसर, तो इस चक्कर में वो बंद कर दिया कि ये तरीका सही नहीं है, बच्चे चीटिंग कर लेंगे। तो मुझे तुम ये बताओ, अभी तो मिलेगा तुम लोगों को, तो तुम लोग बताओ R0/R आ जाएगा? बच्चों प्लीज यार, देखो टाइम नहीं है हमारे पास ना, R0/R आ जाएगा? अरे कैसे आ गया R0/R? सर वैल्यू मिल गई ना, लेकिन मुझे क्या निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 में दिस, सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए, ये फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट है। समझ नहीं आया ना? जब कभी भी क्वेश्चन में आए फ्रैक्शन ऑफ सैंपल कितना बचा हुआ है, मींस यू हैव टू कैलकुलेट R/R0, और वो कैलकुलेट करना है, बाकी का KT वगैरह वो देगा, तुम बस इसको कैलकुलेट कर लो बाय यूजिंग द एंटी लॉग वो देगा एग्जामिनर, कहीं से भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं ट्यूशन में करा रहा हूं, तुम्हें अभी के अभी सब कुछ आ जाएगा समझ में, बस इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, पेपर में क्वेश्चन आएगा और हम कर लेंगे, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को मैंने करा दिया, मैंने समझा दिया, घर बैठोगे आप लोग सेम प्रोसीजर से खुद से क्वेश्चन करके देखोगे, आ रही बात समझ में, खुद से करके देखोगे तब जाके आपको फाइनलाइज करना है। आपको सर वहां से मैं एंटी लॉग कैसे ढूंढूंगा, कोई सॉल्यूशन गाइड आप लोग सामने खोल सकते हैं, उसमें से देख लीजिए उसने एंटी लॉग की वैल्यू क्या दी हुई है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन प्रोसेस में आप लोगों को पूरा क्लियर कर देता हूं। समझ आ गई? आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नकली क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन एकदम हो जाएगा देखते के साथ ही। ओए बच्चों बस बोर्ड पर 24th कह रहे कि रिएक्शन देखो A से P, रिएक्शन देखो भाई, 24वां क्वेश्चन है, A से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, कह रहा है इसका रेट कांस्टेंट कितना है, 2 × 10⁻²। फिर वही बात है, कह रहे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड्स इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज इतना, मतलब कि A का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया, मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बोलो 1, A का कंसंट्रेशन मांग रहा है कितने समय बाद, 100 सेकंड बाद, मतलब टाइम कितना बोलो, और पूछ रहा है कि उसका कंसंट्रेशन कितना बचा होगा मतलब R। अगर तुम्हें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की चीजें पता है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए R0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, R होता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन लेफ्ट आफ्टर टाइम T, वही तो होता है जो बच गया है, तो वो बच गया जो है वो R है। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया? R निकालना है, R0 दिया हुआ, K दिया हुआ, T। अरे भाई ये क्वेश्चन भी अगर नहीं हुआ तो फिर तो तुम क्या ही करोगे, ये होता है लोग R0/R। बताना जरा क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, लेकिन वो तो निकाले कैसे, तो अंदर है भाई। समझ गया? आइए समझाता हूं। T बोलो कितना, 100, ओए बोलो K बोलो कितना, 2 × 10⁻², लॉग R0 कितना 1, और ये रहा R। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये इधर आएगा तो 10⁻², कट जाएगा, 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2.303, दिस विल बी log 1 में R, log 1 में R। अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं भाई, थोड़ा सा ना अपना दिमाग भी वहां पर लगाना है। अब तुम इसको 2 को इससे डिवाइड करोगे तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा बताना एक बार जल्दी से, 0.868 मान लेते। चलो अब मेरी बात सुनो, ओए बच्चों ध्यान सुनो, अब ये है log 1 में बोलो क्या R। अब दो चीजें निकलती हैं बच्चों यहां से, या तो वो इसका एंटीलॉग देके बैठा होगा, या तो क्वेश्चन में इसका एंटीलॉग देके बैठा होगा। ढंग से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी चीज, क्योंकि तुम लोग पेपर में इस चीज पे कंफ्यूज हो जाओगे अगर उसने कुछ और एंटीलॉग दिया तो। तुम्हें दिख रहा है कि यार ये वैल्यू आ गई, अब log 1/R है, और मुझे यहां से अगर R को निकालना है, इधर बेन राग, तो log इधर आएगा, बोलो क्या बनेगा इसका एंटीलॉग। या तो एग्जामिनर ने इसी का एंटीलॉग दिया होगा, पक्का दिया होगा, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, 1/R बच जाएगा, इसका एंटीलॉग वो यहां पर देगा, क्या देगा, जो भी वैल्यू वो देगा वो एंटीलॉग हो गया इसका 1 में R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, कर लोगे? अरे डब्बे डब्बे मत बनाया ना पेपर के अंदर, कि हमें तो यही पढ़ाया जाता था, समझ रहे हो? भरना है इसके अंदर जो वैल्यू मिलेगी एंटीलॉग की, फिर वो डिवाइड में जाएगी, आ जाएगा
लेकिन हो सकता है पेपर में उसने इसका एंटीलॉग ना दिया हो, उसने दूसरा तरीका यूज करा। क्या? उसने, बहुत बढ़िया, उसने ये वाली चीज ऐसे दी और उसको पता है कि सामने बनी हुई ये चीज log 1/r। वो थोड़ा सा और उलझाने के लिए क्या करता है, तुम लोगों को पता है log m/n को मैं लिख सकता हूं log m माइनस में log r। अरे लिख सकता हूं, नहीं समझे ना? अब इसके हिसाब से क्या होगा जरा बताओ, ये log 1 0 हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, log r हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन वो यहाँ पर देगा वैसे वैल्यू इसकी, क्योंकि अगर इसके हिसाब से जाएंगे, हाँ नहीं वैसे वो अगर इसका भी एंटीलॉग दे माइनस वाले का, डायरेक्ट इसका भी एंटीलॉग दे रहा है, तो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर प्लस का आ रहा है, सुनो मेरी बात को, अगर प्लस का आ रहा है तो कर देना, माइनस का आ रहा है तो इस रूट से चले जाना। मेरा बस क्या कहना है, मेरी बात सुनो, अगर वो एंटीलॉग जिस वैल्यू का दे रहा है तुम्हारे को वो वैल्यू दिख ही नहीं रही है, या तो तुमने ऊपर कुछ मिस्टेक कर दी, तुम्हारी वैल्यू गलत आ रही है, या फिर यहां से कभी कभी वो ऐसा होता है जैसे कि, अरे सुनो मेरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे कि ये तो 1/r था, ये log 1 0 हो गया। अब पकड़ना जरा मैं क्यों बोल रहा था कि दूसरा प्रोसेस बन सकता है। अगर ये log 1 की बजाय होता log 5 तो कुछ वैल्यू होता, और कुछ वैल्यू होता तो उधर जाके वो चेंज भी करता उस वैल्यू को, और फिर मुझे एंटीलॉग किसी और वैल्यू को मिलता कि नहीं मिलता। समझे मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझे? वो तो इत्तेफाक से log 1 था, वो 0 हो गया, सेम वैल्यू मिल गया। कुछ को समझ नहीं आ रहा सर क्या कह गए, दोबारा सुन लो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर ये 1 है, ये 1 है, अगर ये 1 की जगह होता 5 तो ये होता log 5 माइनस log r, और फिर log 5 की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती। अरे नहीं समझा अनुराग? अरे यार ये log 1/r है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अपने डिस्कशन बंद कर लो प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोसीजर समझ में आ गया, बहुत चांस है कि ये इसी से जाएगा, इसी रूट से जाएगा, बट बाय चांस अगर उसने किसी और चीज का एंटीलॉग दिया हुआ है तो हो सकता है कि उसने पहले इसको सॉल्व कराओ, उसके बाद देखा हो कि कुल मिला के आखिरी में क्या लॉग का मतलब वैल्यू बचेगा। जैसे कि ये 5/r होता तो log 5 माइनस log r होता, log 5 की कुछ वैल्यू होती, वो उधर जाती, उसको वैल्यू को चेंज करती, और फिर log r बराबर में कुछ और नंबर आता, तो फिर उसका एंटीलॉग देता, उसका बोलो क्या देता, एंटीलॉग। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो वो आप लोगों के ऊपर है कि वो एग्जामिनर किस तरीके की चीज दे रहा है, और आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली इस आंसर को प्रोसीड करना है। हालांकि जो पहला वाला रूट है वही सबसे ज्यादा फेवरेबल है, और वही चीज आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। वो इतना कंफ्यूज करने की कोशिश पेपर में कभी नहीं करता है, कैलकुलेटिव मुद्दों पे तो नहीं करता है, कंसेप्ट पे कर सकता है, कैलकुलेशंस पे नहीं करेगा। पीछे भाई क्या चल रहा है तुम लोगों का, क्या लेन देन कर रहे हो? log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, log 10 1 होता है। अब मेरी बात सुनो, समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, नहीं आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओए बच्चों बस क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो भाई। ये लास्ट के सारे क्वेश्चन जबरदस्त है भाई, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन सारे। कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बोलो भाई रेट कांस्टेंट कितना है? ओए बातें नहीं, रेट कांस्टेंट है 2.418 इंटू में 10 टू द पावर -5। कितने टेम्परेचर पर? 546 केल्विन पर। कहता है इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 179.9 किलो जूल पर मोल। क्या लगता है छोड़ दो किलो जूल में ही, जूल पर मोल यूनिट बोली थी इसकी, तो डबल जीरो के साथ आ जाएगा जूल पर मोल। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सर ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो एक्सपोनेंट से पहले फैक्टर था बच्चों, ए दैट इज अरीनियस फैक्टर। उसके कई सारे नाम बोले थे, उसको अरीनियस फैक्टर भी बोलते हैं, अरीनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तुम्हें ए निकालना है, क्या निकालना है बोलो? ए। तुम्हें के दिया है, तुम्हें टी दिया है, तुम्हें ई दिया है। ओ भाई तुम लोगों को क्या याद नहीं आ रहा, एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट का इक्वेशन ये होता है, नहीं आ रहा याद? अब जब तुम्हें ये पता है तो बताओ क्या के पुट करोगे, ई पुट करोगे, आर टी सब पुट हो जाएगा। ये वाला जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ही जुड़ जाएगा, कुछ एक नेटशेल रिजल्ट बनेगा log a के बराबर, और a जो आ जाएगा उस नेटशेल रिजल्ट का बोलो क्या आएगा? एंटीलॉग, जिसकी वैल्यू एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन में देके बैठा होगा। तुम कहोगे सर मैं ये कैसे सॉल्व करूंगा? अरे यार log 2.418 इंटू 10 की पावर -5। चलो एक मैं तुम्हें थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये आएगा log 2 पॉइंट, भाई कुछ बच्चों को क्यों डिस्कशन करनी होती है मेरे को समझ में नहीं आती। आप लोग घर पे कर लीजिएगा ना, अपने दोस्त को फोन करके कर लिया करो डिस्कशन जितने करने हैं। क्योंकि तुम लोग क्लास में जितना डिस्टर्ब करोगे ना तुम्हारा चीज डिले होएगा, ये चीजें डिले उतनी ज्यादा होंगी।
और टाइम से पहले पूरी करनी है। ये समझ लीजिए, मैंने बोला था दिसंबर की एंडिंग तक फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरीके से A to Z चीजें खत्म होनी जरूरी है। एक महीना ऑर्गेनिक भी खाएगा, पूरा पूरा ऑर्गेनिक को करने में 1 महीना लग जाता है। समझ रहे हैं बात को, टाइम लगेगा। अब बोर्ड में सुनो, मेरे पास ये चीज है, अब इसको कैसे करोगे, log m इंटू एन है, log m इंटू एन, तो बोलो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। थोड़ा बहुत तो log कभी करा ही होगा सॉल्व, और ये वाला तो पूरा कैलकुलेटिव है, आ जाएगा, डब्बा बना देंगे। अब इसका वैल्यू देगा एग्जामिनर, ये log की वैल्यू देगा, तो तुम यहां पर जो वैल्यू आएगा आएगा, ये वाला log m की पावर n है, तो -5 आगे आ जाएगा, log 10 बन हो जाएगा, ये बन गया log a माइनस में ये, तो ये माइनस ये डब्बा इधर आएगा, log a का वैल्यू आ जाएगा और एंटी लॉग निकाल लेंगे। कैलकुलेशन पकड़ो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रही बात समझ में? डब्बे का मतलब है कुछ वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तुम्हें करना ही क्या है, log की वैल्यू भी वही देता है, ये प्लस माइनस करना है तुम लोगों को, बस ये तो आना चाहिए। फिर प्लस माइनस करने के बाद एंटी लॉग भी वही देता है। कुछ नहीं कर रहे हो तुम कैलकुलेशन, तुम सोच रहे हो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, यहां करोगे थोड़ी बहुत जो करोगे बस, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? यार लॉग की वैल्यू वो देता है, एंटी लॉग बाद में आता है वो भी वही देता है, फिर तुम कर क्या रहे हो? समझ में आ गया? और नहीं आया, आगे बढ़ूं? क्या हो गया अनुराग? हाँ कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्सीमेट आएगा, कितनी कोशिश कर लो आने भी अप्रॉक्सीमेट, 2-3 डेसिमल्स तक कितने जाएगा ना, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, नहीं उसी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी कर देना सही है। ओए बच्चों फिर डिस्कशन शुरू हो गए, देखो भाई, ओए पिट जाएगा तू बहुत। क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गए? अब सब बच्चे 22वां क्वेश्चन अभी बिल्कुल होल्ड कर दीजिएगा। इस तरह का ग्राफ बनाने को क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। इसको ग्राफ बनाने, अगर मैं प्रोसीजर की क्वेश्चन तो मैं कराना शुरू करूं तो ये अकेला 15 से 20 मिनट खाएगा क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ इसका ग्राफ बनाना, फिर इसके लॉग में ग्राफ बनाना, इसको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि क्या चीज है, ठीक है? अभी इसको बिल्कुल हटा दो, ये पेपर में पहली बात तो आएगा ही नहीं, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिनको पूछना पेपर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं बन सकता भाई। और है क्या चीज ना, वो चिंता मत करो, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन एंडिंग में, अभी फालतू का टाइम नहीं लगाएंगे किसी क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक ये है और एक और है, बाकी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल टू द पॉइंट है। अब सुनो, ये वाले वो वाले क्वेश्चंस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस। कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं समझाया गया रिवीजन में, तो रिवीजन में भी नहीं समझाया गया। जिनको अभी मैंने रिवीजन में नहीं समझाया, अभी होल्ड कर रहा हूं, पहले वो वाले करा रहा हूं डायरेक्टली जो करवा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 19 से पकड़ो भाई जल्दी से, अब स्पीड पकड़ लो बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि ये बहुत तेजी में होने वाले हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, ओए बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, चिंता मत करो, 20-21 का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब कराऊंगा क्वेश्चन। कह रहे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40 मिनट लेती है 30% खत्म होने के लिए। ओए 30% कंप्लीट होती है, बोलो कितने पे? 40 मिनट में। सवाल ये उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी? तुम जानते हो कि हाफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है? 0.693 अपॉन में के। सो हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या चाहिए? रेट कांस्टेंट। क्या चाहिए बोलो? इंपॉर्टेंट है। और रेट कांस्टेंट निकल जाएगा इन 2 बातों से। कैसे सर? बात ऐसी है कि तुम्हें टाइम का इक्वेशन पता है 2.303 बाय में के लॉग R0 बाय में R। सभी की नजरें बोर्ड पे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी किसी रिएक्शन में परसेंटेज दे देना, समझ जाना ये तो सॉल्व हो गया, ये मैटर सॉल्व हो गया। कैसे सिखा देता हूं, परसेंटेज मिलते ही मैटर सॉल्व हो गया। हाँ भाई प्रिंस, जैसे ही परसेंटेज मिला ये रेशियो सॉल्व हो जाएगा। कैसे होएगा वो बता रहा हूं। टाइम तुम्हें दिया हुआ है, के निकल जाएगा, करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, चिंता मत करिए। टाइम मुझे बताओ कितने मिनट बोलो? 40। मैं नहीं कर रहा चेंज, क्योंकि मैं अगर इसको 40 लूंगा मिनट में तो मेरा के मिनट में आ जाएगा बस। अब सुनो कितना, ए अपॉन में के लॉग R0 बाय R, तो ये तो R0 ही है। सुनिए, रिएक्शन 30% कंप्लीट हो चुकी है, 30% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। तो मेरा जो रिएक्टेंट बचा होगा वो कितना बचा होगा? सिखाया था पहले भी। एक बार रिएक्शन 30% कंप्लीट, तो रिमेन, चलो ओए बस। तो R है मेरा 7 R0 बाई 10, 40 बराबर, ओए बिल्कुल भी ऐसे मत लो इसको कि तुम्हें आता ही है। फिर टेस्ट में तुम लोग आता था, सेमीकंडक्टर गलत करके आए हो तुम लोग बहुत सारा, ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। R0 से R0 बोलो कितना बचा? K बराबर आ गया 2.303 बाय में 40, दिस विल बी log 10 बाय 7। एग्जामिनर ने 100% आपको log 10 और log 7 की वैल्यू दे दी होगी, क्वेश्चन में दे दी होगी। तो कितना आएगा?
लॉग m बाय n को लिखते हैं log m माइनस log n, प्रॉपर्टी है लॉग की। अब तुम लोगों को पता है ये हो गया 2.303 बाय में 40, ये हो गया 1, ये हो गया तुम लोगों का 0.84। अरे तुम्हें मिलेगी एग्जाम में वैल्यू यार, तुम लोग यहां से क्या निकाल लोगे के। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बोल रहा हूं, तुम मुझे बताओ तुमने 40 किसमें लिया था अनुराग, ये 40 तुमने किसमें लिया था, मिनट में। तो तुम्हारी जो के की यूनिट आएगी किसमें आएगी, मेरी बात को सुन लीजिए अच्छे से। हाँ भाई अनुराग लिख मत भाई, ये 40 मिनट में है तो ऊपर जाके के बोलो किसमें आएगा, पर मिनट में। किसमें आएगा बोलो। अब जब तुम के को यहां पर मिनट में डालोगे, तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा टी हाफ है 0.693 अपॉन में के, और तुम के को किसमें डालोगे, पर मिनट में। तो मुझे तुम बताओ तुम्हारा आंसर किसमें आ जाएगा, मिनट में। तो तुमने अगर क्वेश्चन को मिनट में ही चलाया तो फाइनल आंसर भी किसमें आएगा, तो तुम्हारा हाफ लाइफ मिनट्स में आ जाएगा। इतने मिनट्स का हाफ लाइफ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर 30% खत्म हो रही है 40 मिनट में, तो हाफ लाइफ यानी 50% कितनी देर में खत्म होगी वो इससे निकल जाएगा। तो के चाहिए था, के में यहां से निकाल रहा है, आंसर हो गया। कहीं से भी क्वेश्चन में कोई दम है इसमें बताओ, नहीं आया समझ में। ईजी है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है बच्चों, चुप रहो बोर्ड पे देखो भाई। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सबसे ज्यादा आए हुए हैं आज तक। आज तक सबसे ज्यादा कोई टाइप पेपर में आई है वो है क्वेश्चन नंबर 18 की टाइप। ये कभी भी परसेंटेज बदल के दे सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऐसा सबसे ज्यादा आता है। और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन में, कोई भी बच्चा कर जाएगा अगर एक बार समझ गया। वो कह रहे हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये साबित करो कि जितना समय 99% रिएक्शन को खत्म होने में लगता है वो इस पे सुनो, जितना समय 99% रिएक्शन को खत्म करने में लगता है वो दुगना है जितने समय में 90% खत्म होती है। तुम्हें ये प्रूव करना है। कोई बच्चा बात नहीं करेगा भाई, बोर्ड पे सुन लो, पहले बोल रहा हूं, आता भले ही हो। क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहा है कि किसी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 90% रिएक्शन खत्म होने में जितना समय लगता है, 99% रिएक्शन को खत्म होने में उसका दुगना समय लगता है। मतलब कि अगर 90% रिएक्शन खत्म हो जाती है 5 मिनट में, तो 99% खत्म होती है 10 मिनट में। मतलब कि अगले 9% खत्म होने में 5 मिनट और लग जाते हैं। उतना ही समय लग जाता है जितना 90% में लगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कह रहा लेकिन ये बात कैसे सर, ये तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बताया, शुरू में तेजी से घटती है और लास्ट में बहुत धीरे धीरे घटती है। इसलिए 99% रिएक्शन खत्म होती है, दुगना समय लेती है जितने में 90% खत्म हुई है। लेकिन ये प्रूव करना है, तो कैसे करोगे। सबसे पहले फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पेपर के अंदर हो सकता है परसेंटेज कुछ और बदल के आ जाए। वो बोलेगी 99% रिएक्शन खत्म होने में 5 गुना ज्यादा समय लेती है जितने में 75% खत्म होती है। कुछ और आ जाए, कुछ और परसेंटेज आ जाए, तो भी हमें करना आना चाहिए। कैसे, तुमने पहले 90% का निकाला, कैसे, मैंने तुम्हें बोला था जब परसेंटेज मिल जाए तो समझ जाओ log R0/R तो सॉल्व हो गया। कैसे दिखा देता हूं। तो तुम लोगों ने बोला t बराबर क्या होता है, 2.303 बाय में k log R0 बाय में क्या, और ये टाइम में कौन सी रिएक्शन का निकालने वाला है इस बार, 90% खत्म होने का। तो टाइम फॉर 90% के लिए कितना आएगा, के की वैल्यू नहीं दी है, इसको ऐसे ही रखिए, log R0। थोड़ी समझदारी दिखाई, डायरेक्ट करिए। अगर 90% रिएक्शन खत्म हो चुकी है तो R कितना बचा है, 10% ऑफ R0। कितना बचा है, और 10% का मतलब है 10/100, 10 बाय, तो R0/10, R0 कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। सही है, मुझे बताना जरा कितना आएगा, 2.303 बाय में k log 10। और एक बात सब बच्चे दिमाग में सेट कर लो, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर बोलो कितना आ गया, टाइम फॉर 90% रिएक्शन इतना लगेगा। कुछ बच्चे कहेंगे निकला कहां, के तो पता नहीं, अरे छोड़ दो उसको के की टर्म्स में। अब सुनो आगे, अब निकालेंगे टाइम फॉर, तो ये कंप्लीशन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन। अब मुझे बताओ टाइम फॉर 99% कितना लगने वाला है, 2.303 बाय में k log, सभी की नजरें बोर्ड पर, R0, क्योंकि 99% रिएक्शन खत्म हो चुकी है तो रिएक्टेंट कितना बचा है, 1% ऑफ R0। 1% का मतलब होता है 1/100। तो बोलो कितना, बोलो R0/100। अब जरा बताओ इससे वैल्यू कितनी आ गई, log 100। एक बात, log की कुछ बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं। log 100 को मैं लिख सकता हूं log 10 का स्क्वायर। क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि log 10 की वैल्यू मेरे को पता होती है। और आपके से इसके लिखने फायदा क्या होगा भाई, log की नहीं प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास भी मैं समझा रहा था। log m की पावर n में n log m होता है। log के अंदर जब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस होता है, जब log के अंदर दो चीजें डिवाइड होती हैं तो आना चाहिए भाई। तो मुझे बताओ,
जानबूझकर मैंने इसको 100 को 10 का स्क्वायर लिख लिया, बिकॉज log 10 की वैल्यू तो पता होती है, 2 आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी के जरिए, तो 2 आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 2.303 बाई में के इंटू 2, log 10 की वैल्यू क्या होगी 1। अब ध्यान से आप लोग देखें अगर तो क्लियरली पता लग रहा है वो है 2.303 बाई के और ये है 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो बोलो आंसर कितना आएगा, टाइम फॉर 99%, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं टाइम फॉर 90%, तो 2 टाइम्स ऑफ द टाइम फॉर, आ जाएगा समझ में। अब ये किसी भी परसेंटेज में बात करें, जब तुम्हें परसेंटेज मिल जाता है तो तुम्हारा ये रेशियो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि R0 से R0 कट के एक नंबर आ जाता है, सही है कि नहीं, तो परसेंटेज से ये रेशियो सॉल्व हो जाता है। के और टी में से भैया आपको अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसकी टर्म्स में आंसर निकाल लीजिए। प्रूव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, आपको एक बार घर पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्वेश्चन आ गया बढ़िया, जिस क्वेश्चन पे बच्चे थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। ये क्वेश्चन इतनी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज भाई प्लीज, बोर्ड पे कह रहा है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंटियम 90, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था ना, तो एक ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन स्ट्रोंटियम 90 करके कोई न्यूक्लियाई है वो एमिट हुआ वहां से। सो विद द हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर, इसकी हाफ लाइफ कितनी है बोलो, मतलब कि इसको अपनी जो भी कंसंट्रेशन उसका हाफ होने में 28.1 साल लगेगा। इंपॉर्टेंट है बोर्ड पे, कहता है इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंटियम 90 वाज एब्सॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, अगर एक बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी जो हुआ उसकी बॉडी के अंदर कितना माइक्रोग्राम स्ट्रोंटियम 90 एब्सॉर्ब हो गया स्टार्टिंग में, 1 माइक्रोग्राम, तो मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 1 माइक्रोग्राम, इसका मतलब है कि 10⁻⁻6 ग्राम, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ट्रीट करिए। उस बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की जगह पे इतना स्ट्रोंटियम, 1 माइक्रोग्राम का स्ट्रोंटियम बॉडी में चला गया। अब क्या कहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज बॉडी में गई है वो धीरे धीरे डीमेटाबलाइज होगी, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग डीग्रेड होगी और खत्म होने लगेगी, है ना। तो वो आपसे सवाल पूछता है कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद वो बॉडी में कितना बचेगा, और 60 साल के बाद कितना बचेगा, अगर वो मेटाबॉलिकली लॉस नहीं हो रहा है, मतलब किसी और तरीके से लॉस नहीं हो रहा है। जैसे कि क्या होता है ना, वो आपको बोल तो रहा है कि स्ट्रोंटियम जितना भी है वो 28.1 साल के बाद आधा हो जाता है, हाफ लाइफ उसके 28.1 साल है। तो कह रहा है कि 1 माइक्रोग्राम अगर एक न्यूली बेबी के उसमें बॉडी में बोन्स में चला गया है, तो बताइए 10 साल बाद उसका कितना अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रहा होगा। मतलब सवाल बहुत सिंपल सा है, इनिशियल अमाउंट बता चुका है, टाइम दे चुका है, टाइम कितना बोलो 10 साल, और पूछ रहा है कि कितना रिएक्टेंट बचा होगा। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेट करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। समझ नहीं आया सर, हाफ लाइफ दी हुई थी, इनिशियल अमाउंट दिया हुआ था, 10 साल बाद कितना बचेगा ये पूछ रहा था, टी दिया हुआ था और आपसे आर पूछ रहा था। आपको पता है इस इक्वेशन को यूज करने के लिए मेरे को टी बराबर में 2.303 बाई में के लॉग R0 बाय आर की मदद लेनी पड़ेगी। मेरे पास क्या क्या है सर, मेरे पास टी है 10 साल, मेरे पास R0 है सर 1 माइक्रोग्राम, आर मुझे निकालना है सर, के नहीं दिया हुआ लेकिन हाफ लाइफ दी है। सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करनी है बच्चों, ये हाफ लाइफ को हर बार ऐसे यूज करता है, हाफ लाइफ से के निकलवा के इधर इस्तेमाल करवाता है, या फिर उल्टा करता है, यहां का के निकलवा के उधर की हाफ लाइफ निकलवाता है। तो ये दो चीजें रिलेट करता है, आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ इज रिलेटेड टू के एज, हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन में के, तो के कितना आएगा बोलो 0.693 अपॉन में के की वैल्यू कितनी, टी हाफ आ जाएगा, बोलो कितना 28.1 साल। कोई भी बच्चा इसको सेकंड्स में करने की कोशिश ना करे, और करोगे कोशिश तो भी कोई फायदा नहीं, कर लेना, ठीक है। तो आ जाएगा बोलो कितना, नुकसान ही है क्या, कुछ होएगा ही नहीं, करते रहना। पर ईयर में आ जाएगा, अरे के किस में आ जाएगा, अरे कोई नहीं यार, के पर ईयर में आ जाएगा, तुम्हें पता है ये भी ईयर में ही है, तो ईयर से ईयर कट जाएगा, क्या दिक्कत है। अब मेरी पूरी बात सुनो इधर, भाई नितिन प्रियांशु, पहले बताओ के समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को, के ढूंढ के लाना तो लिया है, बोलो कितना है, बोलो 10, ये बोलो कितना है, करा इसको सॉल्व वैसे 0.0246 बच्चों बोर्ड पे लॉग R0 की वैल्यू कराऊंगा, थोड़ा सॉल्व कराऊंगा मैं इसको, आगे बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहे हैं तक का, बोलो इसको इधर लेके जाएंगे 10 गुना में 0.0, डन डन। अब इसको सॉल्व करेंगे, सुनो मेरी बात को, इसको सॉल्व करना है कर लेना, लेकिन अरे नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तो सॉल्व यार कैलकुलेशन है ना, इसमें मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा बच्चों 246 × 10
ऐसे ऐसे, ये सीखना है क्या? ये सीखोगे क्या? तो गली में कोई दीदी भैया पढ़ा रहे होंगे छोटी क्लास को, उधर जाके बैठ जाना और उनसे सीख लेना, फिर वो सिखा देंगे आपको कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। अब सुनो, अब आर कैसे निकालूं? क्लास इंपॉर्टेंट चीज है। देखो वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जामिनर स्मार्टली जाएगा एंटीलॉग पे, हो सकता है। अब सुन नहीं रहे हैं, फिर पेपर में सोचोगे सर ने ये तो बताया नहीं था, पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया। सर बोलते थे एंटीलॉग मिलेगा मिलेगा, उसने दिया लेकिन वो दिया ही नहीं जो मेरे को चाहिए। फिर घूमते रहना टेंशन में, सर ये नहीं हुआ मुझसे। अरे भैया यहां तेरा मान ले कोई नंबर आ गया, यहां कोई नंबर आ गया तेरा 0.45 आ गया, सोचो कुछ भी आ गया। अब यहां पर है लॉग, समझो, या तो एग्जामिनर ने सीधा ये लॉग इधर आएगा तो इसका एंटीलॉग बनेगा, या तो उसने एंटीलॉग दे दिया होगा। एग्जामिनर ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता तो वह एंटीलॉग दे चुका होगा, दे दिया। अब उसने अगर यहां एंटीलॉग दे दिया तुम लोगों को, फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या है भाई? ये वैल्यू तुम्हें मिल गया 10 की पावर -6/r है, आ गया r। बता कैसे आया भाई? r आ गया 10 की पावर -6 अपॉन में जो भी वैल्यू, और निकल जाएगा। क्या टेंशन है? आपको दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा कि सर मैंने इसको सॉल्व करा, मेरे को ये वैल्यू मिला और इसका एंटीलॉग बोला है, इसका एंटीलॉग बोला है, मिल गया भाई। आप सही भी समझ जाएंगे, यहां तक आप बिल्कुल सही आ रहे थे। लेकिन एग्जामिनर ट्विस्ट कर सकता है। वो क्या कर सकता है इसके बाद? उसको पता है कि एक और तरीका लगा सकता हूं मैं, इसको सॉल्व करने पे एक नंबर आया हुआ, मैं नहीं दे रहा इसका एंटीलॉग, क्योंकि मेरे को जो सामने नंबर दिया है ना, मैं अभी थोड़ी और एडजस्टमेंट करके इसको दूंगा। कैसे? दिमाग लगाओ। वो यहां पर ये नंबर जो भी आया, इसको बोलोगे log m माइनस log n। अरे यार log का प्रॉपर्टी होता है log m बाय n का, log m माइनस log n। अब तुम बताओ 10 की पावर -6 क्या होगा? -6 आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, और ये हो गया log r। अब ये 6 इधर आएगा तो ये 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, जो भी नंबर आएगा और माइनस का log r। अब log r बराबर क्या आ गया? माइनस टाइम्स ऑफ जो भी नंबर है, इसका एंटीलॉग हो सकता है दे दे। अलग आएगा कि नहीं आएगा? एग्जामिनर हो सकता है एंटीलॉग ऑफ कोई माइनस वैल्यू का दे रहा हो, तुमको मेरी तो आई नहीं थी माइनस वैल्यू, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं दूसरे तरीके से गया तो मुझे मिलेगा यहां पर, और फिर मेरा सीधा आर आ जाएगा। सीधा बोलो क्या आ जाएगा? आर। तो एंटीलॉग जो मिला है ना, अगर आपकी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा तो दो कारण है, या तो ऊपर ही कुछ गलती कर चुके हो कैलकुलेशन में, या फिर रूट दूसरा बनने वाला है। अरे नहीं आया समझ में, और उसमें कुछ ज़्यादा सोचना थोड़ा, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, सीधा इसको सॉल्व करके बना लेना, वो मिल जाएगा। इतना इजी होता है। हम लोग जिस समय क्वेश्चंस करते थे ना, हमें ये भी नहीं पता होता कि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि हमारे को तो पता ही नहीं ना, क्वेश्चन में एंटीलॉग तो दिया ही नहीं है ना, तुम्हारे को तो एंटीलॉग को बोल रहा है, इसका मतलब पक्का वो चीज़ तो आनी है क्वेश्चन के अंदर। ये तो तुम्हारे को पहले ही पता है ना, हम लोगों को पता ही नहीं होती थी, हम लोग सीधा वैल्यू ढूंढते थे, अपनी मर्जी से लिखते थे, मेरा तो यही सही है। काम आसान हो रहा है, ये नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन करना। क्वेश्चन समझ में आ गया था कैसे करना था? देखो ये मैं बताऊं, सुनो, ये मैथमेटिकल चीजें हैं भाई, मेरे को क्वेश्चन से मतलब है, ऊपर वाली चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि आर नोट था 1 माइक्रोग्राम, 10 साल बाद आर की वैल्यू पूछी थी, हाफ लाइफ दी थी, हाफ लाइफ से मैंने के निकाला, वैल्यू पुट कर आंसर निकाल लिया। एक्सरसाइज में कहीं भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सब कुछ ऐसे मिला हुआ है, आप लोग इनको पुट करके दूसरी चीज निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 16th बोर्ड पे 16th क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। कह रहे थे रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड। अरे रेट कांस्टेंट 60 पर सेकंड, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस, कितना समय लगेगा इसको कितना रिड्यूस होने में? द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, रिएक्टेंट को अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 होने में, मतलब रिएक्टेंट को R0/16 होने में कितना समय लगेगा? साफ साफ तौर पे उसने बोल दिया, बताइए अगर रेट कांस्टेंट इतना है तो कितना समय लगेगा रिएक्टेंट को अपना 1/16 होने में? तो सीधा टाइम का इक्वेशन लगेगा 2.303 बाई में के लॉग बस R0/R, सर के की वैल्यू दी हुई है 60, इससे निकली क्या होगा? R0 पता नहीं है, R की वैल्यू है R0/। अब यार देखो इतनी समझदारी जरूर दिखाना, एग्जामिनर हो सकता है log 16 ना दे रहा हो, log 4 दे रहा हो, log 16 दे रहा है डायरेक्ट लिख दो, log 4 दे रहा है तो मैं जानता हूं यार इतना log तो मेरे को आता है कि log 4 का स्क्वायर है ये, तो 2 आगे आ जाएगा और log 4 बच जाएगा। log 4 का वैल्यू उसने लिख के दिया होगा 0.60 एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द टाइम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल है? नहीं है। फिर ये सेम क्वेश्चन ग्राफिकल टाइप पे जा रहा है, इस तरह के ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस नहीं करने फिलहाल, बिल्कुल नहीं करने, आएंगे भी नहीं है, ठीक है? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे।
एट द एंडिंग ऑफ द एक्सरसाइज कल मैं ये चीज फिर भी आपको बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है उस क्वेश्चन में, करवा दूंगा, चिंता मत करिए। उसके बाद अरे भैया यहाँ से नहीं निकालेगी, हम लोग यार 12 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है, चिंता मत करो। अरे सुनो, अरे बच्चों सुनो, देखो इन क्वेश्चंस को जनरली ना प्रैक्टिकली क्लास में देना बड़ा मुश्किल है, मतलब पेपर के अंदर इन पे बच्चे प्लॉट करके, इसके लिए ग्राफ चाहिए प्रॉपर। अभी ये क्वेश्चंस क्या करवाते हैं मैं आपको बताया, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये नहीं आएंगे। ये क्या करते हैं बताएं, कहेंगे ग्राफ ड्रॉ करो, प्लॉट कर करके, प्लॉट कर करके, अब प्लॉट कर करके बोलोगे कुछ नहीं देगा, फिर बोलेगा बताओ इतने टेम्परेचर पर कितना रेट कौन सा, तो तुम्हें ऐसे इतने टेम्परेचर पर ऐसे पता लगाना है। ग्राफ चाहिए ना इसके लिए, ग्राफ कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना है, ताकि तुम मेरे पल्ले ना पड़ जाओ आ जाए तो, ठीक है। आता नहीं है, आता नहीं है, बता रहा हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से सारा करा के भेजूंगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो सुनो, ओए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वो जैसा वो अभी एक्सप्लोजन वाला था ना, उसी का जैसा कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ नहीं आता इतनी जल्दी। ढंग से सुनिएगा तनिष, इस क्वेश्चन को ढंग से सुनिएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। पढ़ लो पहले खुद, पहले खुद पढ़ो, पहले खुद पढ़ो, खुद पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो मैं बोलूं अब, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 साल। सुन लीजिए, कार्बन 14 की हाफ लाइफ, बातें करते रहोगे नहीं आएगा समझ में। कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है ना वो है 5730 साल। इसका मतलब है कि जो कार्बन 14 होता है, यह आइसोटोप है कार्बन का ही, हर लकड़ी की चीज कार्बन की है, तो कार्बन की भी 3 टाइप है, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14। कार्बन 14 का हाफ लाइफ है 5730 साल। आगे क्या बोलता है, एन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो रिसर्च करते हैं कि ये इतिहास देखते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। आज हम कैसे पता लगा लेते हैं कि कोई हमें हड़प्पा सभ्यता की कोई चीज मिली, कोई है ना, हाँ हाँ इतने पुराने समय की कोई चीज मिली, हम बता देते हैं कि ये चीज जो हमें मिली है ना, अरे यार तुम ढंग से नहीं सुनोगे, क्वेश्चन सर के ऊपर से जाएगा, बता रहा हूं मैं, शोर मत करो इस चीज पे। तो कोई भी चीज पुरानी मिली तो बता देते नहीं 5000 साल पुरानी है, ये 3000 साल पुरानी है, ये अवशेष 2000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, बता देते ना। कैसे बता देते हैं, उस पर लिखा नहीं होता। हाँ कार्बन डेटिव, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है। अब क्या बोलता है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। भाई ये कहने क्या चाह रहा है, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, उस सैंपल की एज बताओ। भाई कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए, समझिएगा पहले पूरा प्रोसेस में, करना तो बहुत आसान सा है। ये एक पेड़ है, इसकी लकड़ी जो होती है ना, कार्बन 14 होता है इसके अंदर। अब लिविंग ट्री में कार्बन 14 पूरा 100% है, समझिएगा। और जब कभी भी हम कोई चीज बनाएंगे, मान लीजिए कि हमें एक टेबल बनानी है, कार्तिक इधर, हमें इससे एक टेबल बनानी है, तो इस पेड़ से हमने टेबल को, उस लकड़ी को काटा और टेबल तैयार करी। अब धीरे धीरे उसमें कार्बन 14 का डीके होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, बिकॉज ऑफ लिविंग ट्री में नहीं है। तो लिविंग ट्री में नहीं तो आप मान सकते हैं कि धीरे धीरे उसका डीके होने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ टेबल है एक तरीके से। और धीरे धीरे आपको पता है इसकी लाइफ कुछ साल ही तो है ना, इस टेबल की भी लाइफ, कुछ साल के बाद तो टेबल खत्म हो जाएगी, इसके अंदर का कार्बन सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा तो ना 5000 साल तक चलती रहेगी, खत्म होगी डेफिनेटली ये। तो मेरी बात समझिए, जब तक पेड़ के अंदर कार्बन 14 100% है, और जब बाहर निकालेंगे धीरे धीरे उससे कुछ सामान बन जाएगा, जब सामान बन जाएगा तो वो सामान के अंदर का कार्बन धीरे धीरे डीके होने लगेगा। अब वो क्या करते हैं कि जब उनको कोई लकड़ी मिली ना, वुडन की कोई चीज मिली, उसमें उन्होंने पाया कि इसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा अभी भी 80% है। कितनी बोलो, 80% है। जब पेड़ से काटी होगी कितनी होगी बोलो, 100%। अब कितनी है बोलो, तो कह रहा है कि सैंपल की एज बताओ। तो हम ये देख लेंगे कि अगर मैं ये समय कैलकुलेट कर पाया कि 20% कितने दिनों में कम हो जाता है, तो उतनी ही इस एज की बोलो क्या, इस वाले सैंपल की बोलो क्या है, एज है। क्योंकि जब उस समय पर ये चीज बनाई गई होगी तो किसी पेड़ से काटा गया होगा और फिर तैयार किया गया होगा, तो 100% से होते होते वो कितने पे आया होगा, 80% पे। तो 100% से 80% होने में जितने भी साल लगे होंगे उतना ही बोलो इस सैंपल का बोलो क्या है, एज है। अप्रॉक्सीमेट एज तो आ ही जाएगा। अब यूं मत कहना कि लकड़ी काट के कई साल रख दी हो सर उसके बाद बनाया हो,
तो वो वाला हिसाब किताब मत कैलकुलेट करिए, एक अंदाजा होता है, एक अंदाजा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ो अब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक कार्बन 14 का हाफ ईयर इतना, देखो हाफ लाइफ भैया 50% होने में इतने साल लेता है, 20% भी अच्छे खासे समय में कम हुआ होगा। फिर कहता है कि एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट वुड में हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन लिविंग ट्री। लिविंग ट्री के कंपैरेटिवली बस 80% ही इसमें बचा हुआ है, और जितना लिविंग में होता है उसका बस कितना बचा हुआ है? 80%। इसका मतलब 20% ड्यूरिंग द सैंपल ऑफ द एज कम हुआ है भाई। तो जितने में 20% खत्म हुआ वो समय मेरे को पता लग गया, तो सैंपल की एज भी उतनी ही होगी। तो क्वेश्चन तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, बस बोलने का तरीका बदल गया। तो मुझे क्या निकालना है कि कितने समय बाद रिएक्शन कितनी प्रतिशत? 100 से 80% हो गया, 100 से 80% हो गया। तो आप बोल भी सकते हो कि 20% रिएक्शन खत्म हुई। कितनी बोलो? समझ नहीं आया तो कैसे करने, एक बार बोर्ड में सुनिए। आप लोग बोलेंगे 2.303 अपॉन में के लॉग, बैठे रहो चुपचाप से, आर नॉट बाय में क्या बोलो? आर। ध्यान सुनो, तुम मेरी बात मानते हो? मैं भी नहीं मानूंगा। फिर सुनो, अब सुनो, पहले तो तुम मुझे बताओ मेरे को क्या निकालना है। मेरे को निकालना है सैंपल की एज, और मुझे दिया हुआ है कि वो कितना हो गया 100% से 80%। या तो बोल दो 20% खत्म हो गया, या तो बोल दो 20% खत्म हो गया, या बोल दो 100 से 80% हो गया। अब बात ऐसी भाई, टी निकालना है, कितने साल लगे? के मेरे पास है नहीं, क्या आप जानते नहीं कि के कैसे निकलेगा? बार बार सिखा रहा हूं। हाफ लाइफ से 0.693 अपॉन में के होता है, तो बोलो के कितना आएगा? 0.693 अपॉन में 5730 साल। यहां से आ जाएगा पर ईयर में कुछ वैल्यू। इस के का वैल्यू हम लोग रख देंगे कितना? कितना बोल रहे नितिन? एक बार बोलो, 0.0001। इसके बाद भी ठीक है। चलो अब सुनो, लॉग आर नोट कितना? आर नोट कितना? ये तो रेशो निकालनी है ना, ये तो रेशो निकालनी है। 100 से 80 हो गया, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जितना भी आर नोट है वो तो है। अब मेरा रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है? 80% ऑफ आर नोट। कितना बचा बोलो? 80% ऑफ आर नोट। सीधा बोल दो यार, 80% ऑफ आर नोट का मतलब है 80/100। 80 बाय यानी बोलो कितना? 80/100 आर नोट। बोलो कितना आएगा? 2.303 बाय में 0.001, और यहां से आ जाएगा लॉग 5/4। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। मुश्किल लगा क्वेश्चन? लैंग्वेज थोड़ी सी पकड़ में आई आप लोगों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे नहीं आया समझ में। इसके बाद मुझे तुम बताओ, जैसे 13th क्वेश्चन है, 2 मिनट, आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है और आप लोगों को रेट कांस्टेंट दिया है। अब नकली क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट के 200। सुन लो मेरी बात, सुनी थी? आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 13th के फर्स्ट में आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 200 पर सेकंड। कह रहा हाफ लाइफ बताओ। यार हाफ लाइफ होती है 0.693 अपॉन में के, तो 0.693 अपॉन में 200। अगर ये पर सेकंड में है तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा? सेकंड में। किस में आ जाएगा बोलो? अगर अगला क्वेश्चन पर मिनट में तो मेरा आंसर हाफ लाइफ का मिनट में, और पर ईयर में तो बस वो यही सिखाना चाह रहा तुम लोगों को। कुछ डाउट लगा या समझ आ गया? पक्का? अभी बाद में करूं? वैसे एक बात तो सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके देखना। ये शुरुआत के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वैसे मेरी बात सुनो, मैं करवा दूंगा, लेकिन अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरी पूरी बात सुनो, चलो ट्राई मत करना तुम लोग, एक काम कर लेना, तुम्हें जो बता रहा हूं। 13 से लेकर 30 तक जो मैंने छुड़वाए उनको छोड़ के बाकी सारे समझ में आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के भी समझ में आ रहे हैं। अब देखो चैप्टर 2 फेज के न्यूमेरिकल तो हो गई। कौन से 2 फेज के? एक था टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट वाला, वो था लास्ट वाले। एक थे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम वाला, और अब तुम्हें पता है अब ये शुरू हो चुके हैं ऑर्डर मोलिकुलरिटी वाले क्वेश्चन। फर्स्ट फेज जो सबसे इजी फेज है, बहुत जल्दी में होएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर चीजें समझ में आ जाएंगी। पूरी बात सुन लो, अभी तक चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं आप लोगों को जितने कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, बिकॉज एक तो जो क्वेश्चन सारे बचे हुए वो सब कंप्लीट होंगे, प्लस पूरी तरीके से फाइनलाइज करा दूंगा चैप्टर को। एक एक छोटी मोटी चीज भी होगी ना, वो भी आपको बता दी जाएगी। इसलिए नेक्स्ट क्लास छुट्टी नहीं करनी। नेक्स्ट क्लास केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा भाई। आ रही है बात समझ में? करें फ्री? जाओ।